जय हिंद। नमस्कार। नमः संस्कृताय मित्रों मैं अजय पांडे आप सब लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण की आज दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं या अपनी दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं। इसके पहले दोस्तों हमने संस्कृत व्याकरण के कुछ तथ्य को जाना था और हमने महस्वर सूत्र को जाना था और उससे हमारे व्यंजन कितने बनते हैं, स्वर कितने बनते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि हमारे संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान क्या है, कितने प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, प्रयत्न क्या है और हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमारे महस्वर सूत्र से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे कि हमारे विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनसे पूछा जाता है। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं कि हमारे महस्वर सूत्र से बनने वाले विभिन्न प्रश्न कौन से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों हम टेट का पेपर दे रहे हों, चाहे सुपर टेट का दे रहे हों, चाहे किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, अगर उसमें संस्कृत से प्रश्न बनता है तो दोस्तों महस्वर सूत्र से 2-3 क्वेश्चन जरूर होता है। आइए देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। और हाँ दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि हमारे मित्र लोग अधिकतर शार्ट वीडियो ढूंढते हैं या फिर ढूंढते हैं कोई शार्ट ट्रिक मिल जाए। तो दोस्तों आपको पता भी होगा और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि सक्सेस का या सफलता का कोई भी शार्ट कट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि हमारे महस्वर सूत्र के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। महस्वर सूत्र के महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं। उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान की, फिर उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे प्रयत्न पर। तो दोस्तों जो महस्वर सूत्र के प्रमुख तत्व हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला तो यह कि महस्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि महस्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या होती है 13, 12, 11, 10 या 14। तो उसमें हमको बताना पड़ेगा। तो हमें पता है कि महस्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। महस्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, जो कि हमने आपको कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में 14 होती है। अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों कि प्रथम चार सूत्र में चार सूत्र दोस्तों, उसका नाम भी लिख देता हूं। प्रथम चार सूत्र कौन कौन से हैं? आ ई उण, रेल रेक, ए ओंग, आई औच में संस्कृत के स्वर सम्मिलित हैं या सम्मिलित होते हैं। स्वर सम्मिलित हैं दोस्तों। शुरू के चार सूत्र में हमारे स्वर हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों ये जो पॉइंट लिख रहा हूं, जो बिंदु लिख रहा हूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी टेट का भी दे रहे हैं तो महस्वर सूत्र हिंदी वर्णमाला जो है, और दोस्तों आपको बता दो हिंदी वर्णमाला में हमें देखने में आसान लगता है, छोटा टॉपिक लगता है भी, लेकिन उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें पढ़ना होता है। आपको मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा। उसमें हमारा क्या है, संस्कृत की भूमिका, वर्णमाला की भूमिका क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, महस्वर सूत्र और महस्वर सूत्र के जो तथ्य लिखा रहा हूँ इनको, और इसी के बाद दोस्तों उसी में हमको प्रयत्न पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हमको उसमें पढ़ना है। उच्चारण स्थान, महस्वर और प्रत्याहार बनाना। 5 पॉइंट: भूमिका, उच्चारण स्थान, महस्वर सूत्र से बनने वाले प्रश्न, और दोस्तों उसमें हमको पढ़ना है प्रयत्न और पढ़ना है प्रत्याहार बनाना। इतने टॉपिक वर्णमाला के हैं। और अगर टेट के लेवल से देखा जाए दोस्तों तो टेट के लेवल से इसमें महस्वर सूत्र में कम से कम संस्कृत से हमारे कह सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन स्पेशल महस्वर सूत्रों से ही होता है। कह सकते हैं संस्कृत वर्णमाला से ही होता है। आइए देखते हैं। संस्कृत में कुल 9 स्वर होते हैं। 9 स्वर होते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, संस्कृत में
दोस्तों ये आपके एग्जाम के दृष्टि से संपूर्ण पॉइंट जितने लिखने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कोई पूछ लेगा संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या होती है 11, 8, 9, कोई नहीं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में स्वर 9 होते हैं और हिंदी में स्वर 11 होते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है, अच कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा संस्कृत में स्वर को कहा जाता है अच, व्यंजन, दोनों, कोई नहीं। अगला दोस्तों, संस्कृत में सूत्र संख्या पंचम से चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब दोस्तों 14 और पंचम का मतलब 5 कि संस्कृत में सूत्र संख्या पंचम यानी 5 से लेकर चतुर्दश तक व्यंजन है, व्यंजन है। दोस्तों अगला पॉइंट, संस्कृत लिखना है दोस्तों। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दोस्तों अगला, सब एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आपको मिस नहीं करना है, इनको आपको देखते रहना, इनको आपको लर्न करना है। संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको सूत्र याद हो, अगर आपने नहीं याद किया, नहीं देखा है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पंचम सूत्र है हायवरट का हा, और चतुर्दश सूत्र जो हमारा हल है उसका ला मिलकर जो हमारे 10 सूत्र होते हैं ये हमारे व्यंजन होते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट का नाम है प्रतापगढ़ पांडे सर, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है प्रतापगढ़ पांडे सर। आइए दोस्तों देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों व्यंजन वर्ण 10 सूत्रों में सम्मिलित है, सम्मिलित है। दोस्तों अगला सूत्र अब आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। माहेश्वर सूत्र में हा वर्ण सूत्र के प्रारंभ में 2 बार आया है, 2 बार आया है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्र में प्रस्तुत वर्ण 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्र में प्रस्तुत वर्ण 2 बार आया है। अभी आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। आया है 2 बार, लिखा रहेगा 2 बार आया है, हा, ला, अड़ा, कोई नहीं। दोस्तों हमें पता है कि हा वर्ण जो है सूत्र के स्टार्टिंग में शुरुआत में 2 बार आया है, एक पंचम में हायवरट का हा और 14वें का हल का हा, तो स्टार्टिंग में दोनों 2 बार आया है। तो आया है हा वर्ण सूत्र के प्रारंभ में 2 बार आया है। दोस्तों दूसरा जिसका क्या है, माहेश्वर सूत्र में अणवर्ण सूत्र के अंत में, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सूत्र के अंत में 2 बार आया है, 2 बार आया है। दोस्तों इतने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद अब इसके आगे 2-3 पॉइंट डाउन है जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी लिखना है।
एक दोस्तों क्या है कि महेश्वर सूत्र में कुल 14 इत्संज्ञक वर्ण हैं। इत्संज्ञक वर्ण हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों में कुल कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं, तो दोस्तों महेश्वर सूत्र में कुल 14 इत्संज्ञक वर्ण हैं। इत्संज्ञक वर्ण है क्या, अभी आपको जब हम दोस्तों पढ़ाएंगे आगे प्रत्याहार बनाना, तब वहाँ पर बताएंगे और प्रश्न में भी बताएंगे। इसके आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे कि इसके बाद अभी रा प्रत्याहार बनाना होता है। तो रा प्रत्याहार बनाने के लिए जो हमारा अड़ा है लण प्रत्याहार में आ का इत्संज्ञक वर्ण करने के बाद 15 हो जाते हैं। अभी बताएंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद एक दो पॉइंट और इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं इसके जो और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और बहुत ही सरल विषय संस्कृत। वास्तव में दोस्तों जितने पॉइंट हमने आपको पहले वीडियो में कहा था कि संस्कृत व्याकरण एक ऐसा व्याकरण है जो कि पढ़ने में बहुत ही रुचिकर और एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स दिलाता है और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में है ये। बस हमको आपको समझना है बस, और कुछ करना है नहीं, रटना भी नहीं, बस दोस्तों समझना है बस। चलिए ये चर्चा करते हैं इसके बाद क्या है। अभी लास्ट पॉइंट दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा था कि महेश्वर सूत्रों में कुल 14 इत्संज्ञक वर्ण होते हैं। अब दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, लेकिन दोस्तों उसी आगे का उसी जो 14 हम आपने कुल लिखा 14 इत्संज्ञक वर्ण होते हैं। अब इसके बाद 15 कैसे होता है अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लण सूत्र के मध्य में स्थित आ, अभी बताएंगे कैसे। लेकिन लण सूत्र के मध्य में स्थित आ, अभी आ कैसा है दोस्तों आपको बताएंगे, इसको आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर आपको प्रत्याहार बनाना नहीं है तभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रत्याहार है क्या कैसे बनता है बताएंगे। स्थित आ की इत संज्ञा अगर मानते हैं तो आ को इत संज्ञक वर्ण मानते हैं, वर्ण मान लेते हैं, तो कुल 15 इत्संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। इत्संज्ञक वर्ण हो जाते हैं, कुल 15 इत्संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी आपको बताएंगे कैसे हो जाता है। दोस्तों हमें पता है, हमने जब संस्कृत व्याकरण का पहला आपको लेक्चर दिया उसमें हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं इनका उच्चारण करने के लिए, इनको पूर्ण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। कह सकते हैं कि ये परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, जबकि स्वर हमारा स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों अगर हम शुद्ध ला की बात करें तो हमारा जो शुद्ध ला है ये एक तो ये सिस्टम है लिखने का, या फिर एक हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब दोस्तों ये पूरा होता है तो इसमें आ जाता है बीच में, और जब आ जाता है तो इस हलंत को हम हटा देते हैं, हमारा ला पूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये लण सूत्र का ये अड़ा तो आधा ही, ये ला पूरा है, तो इस ला का हम इत्संज्ञक वर्ण बना लेते हैं दोस्तों इस तरह। तो इस तरह बना लेते हैं इसको, तो इस तरह हमारा ये भी हो जाता है। इसको लेकर हमारा कुल 15 वर्ण हो जाते हैं। इसको आपको लिखना होगा तो इसी साइड में दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको यहीं पे लिख दीजिएगा, आपको याद रहेगा आसानी से। यहीं पर लिख दीजिएगा कि आ का होता कैसे, ला आ और अड़ा, ये आपका हो जाता है, ये प्लस का चिन्ह है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका आ का इत्संज्ञक वर्ण यहाँ कर दिया जाता है। और इसको किया क्यों जाता है दोस्तों, लिख लीजिए आगे, रा प्रत्याहार बनाने के लिए, रा प्रत्याहार बनाने के लिए, रा प्रत्याहार बनाने के लिए इसका जो सूत्र है आ बनाने के लिए
आ का इत संज्ञक किया जाता है, इत संज्ञक होता है, क्या किया जाता है, समझना है आपको, किया जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट लास्ट जो है, रा प्रत्याहार में कुल 2 वर्ण आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रा प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 4, 6, 8, 2। दोस्तों हमें पता होना चाहिए 2। अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ हमारे 2 कौन कौन से हैं। 2 वर्ण आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ कि संस्कृत में जितने भी आप वाक्य लिखेंगे, जितने भी शब्द लिखेंगे, वो अपने आप में एक नंबर छिपाए रहता है। दोस्तों अब इसमें अगर बात करें 2 वर्ण आते कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वो 2 वर्ण जो हमारे हैं वो एक है रा और एक है ला। ये 2 वर्ण हमारे आते हैं। चलिए दोस्तों, आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान की, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और जो पढ़ने चल रहे हैं उच्चारण स्थान, हमारे हिंदी में भी और संस्कृत में भी उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अगर आपको उच्चारण स्थान याद करना है दोस्तों, तो आप संस्कृत विधि से अगर आप उसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको जीवांतर तक हमेशा याद रहेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो ही मैं यहाँ पे चर्चा करने चल रहा हूँ। उसके पहले हमारे जो महर्षि पाणिनि महोदय हैं, जिन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को अपने अष्टाध्यायी में लिखा है, उनका एक पाणिनि सूत्र शिक्षा है जो 13वें नंबर पे है। एक श्लोक है उच्चारण स्थान के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। संस्कृत व्याकरण का उच्चारण स्थान, चलिए दोस्तों उस सूत्र क्या है या श्लोक क्या है उसकी चर्चा करते हैं। है अष्टौ स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा, शिरस्तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम सॉरी दोस्तों, उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च, जिह्वा मूलम च दंतश्च, जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठ, नासिकोष्ठ च तालुच, च तालुच। दोस्तों अष्ट स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च, जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालुच। ये हमारे 8 उच्चारण स्थान हैं, जिनको हमारे महर्षि पाणिनि ने अपने पाणिनि शिक्षा 13 में बताया है। आइए दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। हमारे उच्चारण स्थान 8 हैं, कौन कौन, अगर उनको हम चर्चा कर लें, नंबरिंग कर लेते हैं। 8 है। पहला दोस्तों में यहाँ दिख रहा है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, यानी अष्टौ मतलब 8, स्थानानि मतलब स्थान है, वर्णानाम मतलब वर्णों के। अब कौन कौन से, उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूल दंत नासिकोष्ठ, यानी नासिकोष्ठों मतलब नासिका और ओष्ठ और तालु। ये 8 हमारे उच्चारण स्थान है। कौन कौन सा, पहला है उरः, दूसरा है कंठा, तीसरा है शिरस्तथा, अभी बताएंगे क्या है शिरस्तथा, और उसके बाद जिह्वा मूल, जिह्वा मूल दंत नासिका ओष्ठ और दोस्तों अंतिम जो तालु।
यही 8 उच्चारण स्थान बताए हैं हमारे महर्षि पाणिनि जी ने। आइए दोस्तों उसके बाद इनकी चर्चा करते हैं कि हमारे इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। इनका इन्होंने महर्षि पाणिनि ने बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, एक प्रकार से ट्रिक कह सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से सभी उच्चारण स्थानों को लर्न करने का बहुत अच्छा सूत्र बनाया है, या कह सकते हैं फार्मूला बनाया है इंग्लिश में। आइए दोस्तों उनकी चर्चा करते हैं। जबकि जो हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं इसको हमारे महर्षि पाणिनि महोदय ने अपने अष्टाध्यायी में नहीं बताया है, इसकी वहाँ पर कहीं लिखा नहीं मिलता है, लेकिन 8 उच्चारण स्थान जो हैं आइए उनकी चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं दोस्तों। पहला हमारा जो है अकुह। दोस्तों विसर्ज है, लेकिन मैं विसर्ग लिख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। अकुह विसर्ज नीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। दोस्तों ये पहला सूत्र है। इसमें हमको दोस्तों अगर एक लाइन याद कर लेते हैं तो हमें कितने वर्ण लर्न हो जाएंगे, जो कि हम दोस्तों शॉर्ट वीडियो में देखते हैं, ट्रिक में देखते हैं। हमें भी आपको पहले था ट्रिक के पीछे हम लोग ज़्यादा भागते हैं। ट्रिक में पढ़ लेते हैं कतामुदो पढ़ लिया तो हमको उच्चारण स्थान याद हो गया। दोस्तों कतामुदो से आपको 25 वर्ण याद होते हैं बस, जो का वर्ग के हैं, जो चा वर्ग के हैं, जो टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। उसके बाद और वर्ण हमको तो दोस्तों फिर रटना पड़ता है, कितना रटेंगे दोस्तों भूल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों में 8 जो सूत्र हैं अगर इनको याद कर लेते हैं जन्म जन्मांतर तक के लिए हमारे विभिन्न जितने भी उच्चारण स्थान हो, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, सेम वही है, एक ही जगह उच्चारित होता है। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हमारा हिंदी और संस्कृत दोनों आसान हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और दोस्तों हम रटते हैं दोस्तों भूल जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण है हमको आसानी से याद हो जाएंगे। आ का मतलब दोस्तों आ के 18 भेद होते हैं बताएंगे। तो ये दोस्तों जो आ है ये हमारा आसानी से यहीं से उच्चारित होते हैं। अभी स्पेशल बात करें कौन कौन सा आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। और कु का मतलब दोस्तों हमने आपको बताया था शुरू में कि कु चु टू तु पु एते उदिता। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कच्चे तब यानी का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग, वैसे संस्कृत में बोला जाता है कु चु टू तु प। तो दोस्तों यहाँ कु का मतलब वही है, कु वर्ग मतलब का वर्ग, यानी कहने का मतलब का ख गा घा और अंगा। और उसके बाद दोस्तों हा और किसका हा का। और उसके बाद दोस्तों अब विसर्ग, जबकि यहाँ होता है विसर्ग, अब यहाँ पर आपके विसर्ग का यानी विसर्ग से यहाँ पर लगाए हैं। ये आपसे पूछ लेगा इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अभी तो मैंने यहाँ था के बगल लगाया है, विसर्ग ऐसे लगा के आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो दोस्तों कंठ है। इसके माध्यम से इतने वर्ण दोस्तों हमारे जो होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। अब दोस्तों अगर हम अभी कतामुदो से देखते हैं तो कतामुदो से का वर्ग यानी का वर्ग कंठ से, तो का वर्ग कौन कौन सा था, यही 5 आपको याद होते, ना तो आपको ये याद होता और ना आपको ये और ना ये। तो इस सूत्र से हमको इतना फायदा हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं उसके बाद अगला क्या। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा अगर चर्चा करें कौन सा है, दूसरा है इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु। दोस्तों अगर इससे देखें हमारे कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये दोनों आए थे, यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई आ जाएगी हमारी। और उसके बाद चु वर्ग जैसे भी इसके पहले देखा था, च छ ज झ और ई। और उसके बाद दोस्तों य और तालव्य सा, इसको तालव्य सा बोला जाता है। अब आप लोग जो हम लोग सीटी वाला सा कोई भी सा बोलते हैं, नहीं बोलना है, तालव्य सा बोला जाएगा। इतने वर्ण दोस्तों हमारे ये तालु से हो जाते हैं। ये एक हो गया दोस्तों और ये 2। अब आइए दोस्तों तीसरा चर्चा कर लेते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें दोस्तों हमारे कौन कौन से आते हैं, हमने आपको कल वीडियो में बताया था जब स्वर व्यंजन बता रहे थे आचार्य हल, उसमें बताया था ह्रस्व दीर्घ भी होता है, सॉरी ह्रस्व री भी होता है दीर्घ भी होता है। तो ह्रस्व री ये और दीर्घ री दोस्तों ये 2 बार लग जाता है दीर्घ री। और उसके बाद टू वर्ग का मतलब दोस्तों टा
ठ, ड, ढ और अड़। और उसके बाद दोस्तों र और मूर्धन्य सा, जिसको मान लो खड़कोड़ वाला या फिर कुछ और सा बोलते थे, तो वो वाला सा हमारा है। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे इसके आगे। इसको इरेज करेंगे, लिख सकते हैं आप। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके आगे। इसके बाद अगला आगे चर्चा करेंगे चौथा सूत्र जो है, चौथा हमारा सूत्र है ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम दंता, ऋतु लशानाम दंता। दोस्तों इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे? री आएगा, ता, थ, दा, धा और ना आएगा तू की वजह से, क्योंकि ये हमारा ता वर्ग से तू वर्ग न। और दोस्तों ला और दंती सा, इतने वर्ण दोस्तों दंत से उच्चारण होंगे। दोस्तों देखिए कितना आसान ट्रिक है दोस्तों। शॉर्टकट किसी भी सफलता का कोई मार्ग नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सूत्र है अगर उसकी चर्चा करें, ये चौथा था। अगर पांचवा की बात करें, उप पद्मनीय नाम, उपपद्मनीय नाम ओष्ठा। अब दोस्तों ओष्ठ से हमारे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? हर्ष उ और दीर्घ उ, पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। और दोस्तों एक होता है हमारा उपधमनीय, उसमें भी आपको बताएंगे वो क्या उपधमनीय। एक उपधमनीय, इसमें दोस्तों दो वर्ण आते हैं हमारे, एक ये पा होता है, एक ये फा होता है। लेकिन इसके आगे दोस्तों ये चिन्ह लगा था उपधमनी का, उप ऐसे ये वर्ण होते हैं जो हमारे उच्चारित होते हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। पा फा लिखा होगा, उसके आगे ऐसे वाला ये चिन्ह लगा होगा दोस्तों उपधमनी का, ये आपसे पूछ लेगा। ये पांचवा सूत्र है। आइए छठवें की चर्चा करते हैं। छठवां सूत्र जो हमारा है यमंगणना नाम, यमंगणना नाम नासिका चा, यहाँ नासिका चा केवल दोस्तों लगा, अभी आपको भी बताएंगे। नासिका चा, यमंगणना नाम नासिका चा। दोस्तों चा इसलिए लगा है क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे कु वर्ग हैं, चू वर्ग हैं, टू वर्ग हैं, ये दंत से होते हैं, कंठ से होते हैं, मूर्धा से होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पंचमा अक्षर हैं, ये दोस्तों अगर अंगा देखें तो हमारा का वर्ग के अंत में आया था दोस्तों। का वर्ग के अंत में यहाँ पे देखिए माँ आया है, और यहाँ पर दोस्तों ना आया है। और इसके पहले हमारा दोस्तों अड़ा भी आया था, इया अंगा भी आया था, और तो दोस्तों इया भी आया था। तो ये जो दोस्तों हमारे पंचमा अक्षर हैं वो नाक से भी उच्चारित होते हैं और अपने अपने उच्चारण स्थान से भी होते हैं दोस्तों। अभी इसको आपको बाद में फिर बता दूंगा, आप समझिएगा। कहने का मतलब यह बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जैसे कोई दे दिया ना का उच्चारण स्थान है, का उच्चारण स्थान है, और दोस्तों आपको ऑप्शन दे देगा, पहले में आपको दे देगा नासिका, और दूसरे में आपको दोस्तों दे देगा वो दंत, तीसरा दोस्तों आपको दे देगा वो ओष्ठ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है, और डी में दे देगा ए व बी दोनों। दोस्तों अब आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो आपको पता है कि एक तो ये दंत से होता ही है और एक आपका नासिका से भी होता है, नासिका से, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और दोस्तों एग्जामिनर यहाँ पर आपको फंसाएगा कैसे? जैसे आपको लिख देगा ड, वो ड लिख देगा और यहाँ पर हलंत लगा देगा, और लोग एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में इस ड को पढ़ लेते हैं अंगा,
और दोस्तों वहाँ पर लगा देते हैं नासिका। जबकि अगर हमारा डा देखा जाए तो हमारा डा कहाँ पे आता है दोस्तों, आपको पता है। तो इसलिए दोस्तों इसको विशेष देखना है। यह आता किसमें है, मूर्धा में, लेकिन हम लोग लगा किसमें देते हैं, नासिका में। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। और जब मैं एग्ज़ाम दिया था एक बार 2018 टेट का, तो हमारा उसमें ये एग्ज़ाम में गलत हो गया था। इसलिए मैं आपका अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा एग्ज़ाम में गलत हो गया था सिर्फ जल्दी की वजह से, कि हमें इसको ख़त्म करके किसी दूसरे टॉपिक पे जाना है, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो मुझे इसको तुरंत खत्म करके वो मैथ पे जाना है, अदर पे जाना है। तो दोस्तों वहाँ पर हमसे गलत हो गया था। जब बाद में समय बचा, मैं रिवीजन करने लगा, उसको देखने लगा, तब हमने ध्यान से जब इसको देखा, तब हमने कहा एक नंबर हमारा गलत हो गया। दोस्तों इसलिए एग्जाम में कभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस हमें जरूर करना चाहिए दोस्तों। और लोग शेयर करने के लिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो नासिका चा, नासिका से और कौन कौन से वर्ण होते हैं। इया है दोस्तों आपका पंचमाक्षर है, माँ भी पंचमाक्षर है, और ये आपका अंगा भी पंचमाक्षर है दोस्तों, अड़ा भी पंचमाक्षर है, और ये ना भी पंचमाक्षर है। ये आपका का है, ये आपका टा का है, ये आपका ता का है, सॉरी दोस्तों ये ता का है, ये टा का है। चलिए अब दोस्तों उसके बाद हमारा जो सातवां है, सातवें सूत्र की अगर चर्चा कर लें। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु। ए दैतो का मतलब दोस्तों आपका ए और ए उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, कंठ और तालु से। बस इसको रटना है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आई की मात्रा में लगाते हैं किस पे हैं, इसी पे लगाते हैं। तो ये आपका ए दैतो हो जाता है। और आठवें सूत्र की दोस्तों बात करें, जो हमारा आठवां वो है, तो है ओ दो तो, ओ दो तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ से दोनों से। इसमें आपको क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका जाता है ओ और आपका जाता है औ। दोस्तों दो और हैं, इसको आप इरेज कर लीजिए। अब इसके साथ लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा कर लेंगे। उच्चारण स्थान बहुत ही सरल टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रयत्न पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको वर्णमाला से, प्रयत्न से, उच्चारण स्थान से बनने वाले प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको आसानी से। अगर आप दोस्तों इन तीनों वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, ये आज का वीडियो और कल का वीडियो, आप यकीन मानिएगा आप हिंदी वर्णमाला से कोई भी एग्जाम आपसे एग्जाम में प्रश्न बनने वाले छूटने नहीं पाएंगे। है दोस्तों देखते हैं। इसके बाद दो तीन सूत्र उनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल टॉपिक है संस्कृत। हर विषय दोस्तों अपने आप में सरल है, बस हम आप उसको समझने की कोशिश करने लग जाएं। बस कोई भी टॉपिक अपने आप में दोस्तों कठिन नहीं होता है। दोस्तों अगला सूत्र हमारा क्या है, इनको 9 नंबर में लिख सकते हो, लेकिन 8 4 स्थान में वही है। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, यानी आपसे पूछ लेगा दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। आपको पता है कि दंत और ओष्ठ से सिर्फ वा का उच्चारण होता है। कौन, वा। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। 10वां सूत्र है, एक हमारा है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल एक वर्ण है। कौन कौन सा इसमें दोस्तों, उसमें दोस्तों आप इसके बाद अगर ध्यान दिए, उसके पहले हमने आपको पढ़ाया था उपपद्मनीय नाम उष्ठा, उसमें हमारा जो उ है पा वर्ग है, उसके बाद उपधमनीय आया था, उसमें पा और फा आया था, और उसके आगे उपपद्मनीय का ऐसे चिन्ह लगा था। इसमें भी सेम वही दोस्तों चिन्ह होगा, सिर्फ इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यही दो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। आपके इसमें दो वर्ण आते हैं, आपका आता है खा, एक आता है खा, और इनके आगे भी दोस्तों वही मार्क्स चिन्ह लगा होता है ये वाला। तो इनको आपको विशेष ध्यान देना है, यही दो वर्ण है जीवा मूल में। चलिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों एक और है अनुस्वार का, अनुस्वार का आप उसको 11वां लिख सकते हैं। अनुस्वार का आपसे पूछ सकता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान दोस्तों आपका नासिका से होता है। अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार से नासिका या अनुस्वार नासिका, जो भी आप लिखना चाहें, समझना आपको है। तो दोस्तों यही हमारे उच्चारण स्थान है ना। स्वर जो ऊपर लगाते हैं, जैसे हम लिखेंगे अंग,
आपसे पूछेगा इस अंग के ऊपर स्थित बिंदु का उच्चारण स्थान है, तो यही जो बिंदु है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों नासिका है। चलिए दोस्तों, मैं विश्वास है आप इसको समझ लिए होंगे। दोस्तों यहीं से आप एक टॉपिक और चर्चा कर लेते हैं, जो 2018 के टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, मैटर फंसा था उसका। वो पूछा गया था क्वेश्चन कि अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह होते हैं। तो दोस्तों हम लोग 2 जानते थे उस समय, हमारा ये भी क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन अयोग वास्तव में 4 होते हैं। आपका सी और डी, 4 आपके दोस्तों अयोग वाह होते हैं। एक अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल और एक उपध्वनि, ये 4 दोस्तों आपका योग वाह होते हैं। दोस्तों 4 आपका योग वाह होते हैं, उनको मैं लिख देता हूं। अनुस्वार है आपका, विसर्ग है आपका, उपध्वनि है आपका, और दोस्तों आपका अभी जो आखिरी हमने बताया था उपध्वनि है, और एक जिह्वा मूल है। ये 4 आपके दोस्तों उच्चारण स्थान अयोग वाह हैं। इनका आप चिन्ह देख लें दोस्तों। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है, विसर्ग, उपध्वनि और जिह्वा मूल का ये है। उपध्वनि में दोस्तों आपका पा और फा आता है, पा और फा, और दोस्तों जिह्वा मूल में आपका का और खा, यही इसके मार्क्स हैं दोस्तों। यही 4 आपके अयोग वाह हैं। इनको भी दोस्तों आपको विशेष महत्व देना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये 4 आपका अयोग वाह हो जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसका चर्चा कर लें इसी के साथ कि हमारे स्वर के कितने प्रकार के कौन कौन से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है दोस्तों आपको पता हो, या हो सकता है कि आपको ना भी पता हो, क्योंकि अधिकतर लोग उसको बताते भी नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ, आप कभी नहीं बोलेंगे, या लोग बताते हैं उनको बताने का तरीका अलग होता है, लेकिन दोस्तों मैं आसानी से आपको बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों आज चर्चा करते हैं क्या कि स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्णों के भेद या प्रकार। दोस्तों आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों हमें स्वर आता है कि हमारे संस्कृत में स्वर न होते हैं, तो दोस्तों हम उनको आसानी से लिख लेते हैं, हमें भूलना नहीं है, क्योंकि क्रम जो हमारा संस्कृत वर्णमाला में महसो सूत्र में जो क्रम है उसी क्रम हमको लिखना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा संस्कृत वर्णमाला में स्वर का क्रम क्या है। पहला दोस्तों है आ, ई, उ, अड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों री, री, ए, ओ, ऐ, औ। दोस्तों आपको इसको ध्यान से देखना है, रटना नहीं है दोस्तों। डैश लगा लीजिए, इसके प्रकार आपको भी यहीं पर लर्न हो जाएंगे दोस्तों, रटना नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। करना क्या है, आपको पूरा महसूस सूत्र याद है, आपने स्वरों को लिख लिया, कुछ नहीं करना है दोस्तों। में लरी को पकड़ना है, लरी को पकड़ना है, लरी के सामने 12 लिख देना है, ठीक है दोस्तों। 4 ऊपर 4 नीचे, 9 है, 4 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे छोड़ दो, बीच को पकड़ लो, जाएगा कहाँ ये, इसको अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ खींचेगा, 4 उधर 4 उधर। लरी के 12 भेद होते हैं, और लरी के नीचे दोस्तों बस 12 है तो 12 12 लिख दो, बस 12 भेद। लरी के ऊपर दोस्तों 18 18 भेद। दोस्तों कितना आसान ट्रिक है, बहुत ही शानदार। क्या करना है, आपको लरी पकड़ना है। संस्कृत में स्वर, कोई पूछे स्वर कितने होते हैं भैया, यार तुम गिनो, मैं बता रहा हूँ। लरी को पकड़ो, लरी के ऊपर 4 छोड़ो, लरी के नीचे 4 छोड़ो। लरी के ऊपर जो 4 हैं उनके 18 18, और लरी के नीचे जो 4 हैं उनके 12 12। ये इतने कुल उनके भेद होते हैं स्वर के। दोस्तों देखिए कितना आसान है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा कुछ प्रश्न पूछता है कि किसका किसका ह्रस्व और दीर्घ होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको रटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ चीज समझना है, लिख के फिगर्स आपको समझना है। आप इतने के लिख लीजिए कि इनका ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। अभी आपको बताएंगे कैसे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद इनका जो है दोस्तों, इनका सदैव दीर्घ होता है, इनका सदैव
सदैव दीर्घ होता है, ह्रस्व होता ही नहीं है। और जो लृ है दोस्तों, ये सदैव ह्रस्व होता है। दोस्तों आपको भी समझा दूंगा, हो सकता है आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो या काफ़ी समय बाद पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमें पूरा स्वर लिख लेना है। जिनके जिनके 18 होते हैं उनका ह्रस्व और दीर्घ होता है। जैसे अभी ह्रस्व दीर्घ का मतलब क्या है, सॉरी दोस्तों, आपका आ है, या आपका ह्रस्व आ है, या आपका दीर्घ आ है। आपसे पूछेगा कि इनमें से किनका ह्रस्व नहीं होता, अभी आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा। पूछेगा आपसे इनका दीर्घ नहीं होता, आपको 3 देगा होने वाला इनमें से, और 1 दे देगा इनमें से या इनमें से। तो इसका दोस्तों दीर्घ नहीं हो, सॉरी इसका जो है आपका दीर्घ नहीं होता, और इनका आपको दोस्तों ह्रस्व नहीं होता। इतना याद रखना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, मैं आपको इरेज करके फिर से बता दे रहा हूं, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है दोस्तों। बस हमने आपको बताया स्वर के अगर आपको भेद पकड़ना है, भेद पूछे आपसे स्वर के कितने भेद हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको लृ को उठाना है, अलरी के सामने आपको 12 लिख देना है। लृ के 12 भेद होते हैं, और उसके बाद दोस्तों लृ के ऊपर जितने हैं उनके 18 होते हैं, अलरी के नीचे जितने होते हैं दोस्तों उनके 12 होते हैं। अब आपको ये पता है कि ऊपर वाले का ह्रस्व दीर्घ होता है, तो इसका लिख दीजिए इनका ह्रस्व दीर्घ होता है। इतने के ह्रस्व व दीर्घ बनता है, होता है, और इनका ये सदैव दीर्घ रहते हैं, सदैव दीर्घ रहते हैं। और दोस्तों जो लृ है आपका लृ, ये सदैव दोस्तों ह्रस्व होता है। पूछा भी गया था एग्जाम 2018 के टेट में, पूछा गया था सदैव ह्रस्व लृ किसका दीर्घ नहीं होता, तो इसका दीर्घ नहीं होता है, सदैव ह्रस्व ही होता है। यानी ये दीर्घ होता है, ये भी दीर्घ होता है, ये ह्रस्व होता है, ये ह्रस्व नहीं होता है, ये सदैव ह्रस्व होता है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं इनके दीर्घ कौन कौन से होते हैं। आ का ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। दोस्तों और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऊ की बात करें दोस्तों, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, और री ह्रस्व री, और दोस्तों आपकी दीर्घ री। इतने आपको दीर्घ, इनका ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ होता है, ये क्योंकि मिलके बने होते हैं। हमारा जो आ बना है, आ प्लस ई से बना है, चाहे ह्रस्व इससे आपका बना है ए, और आपका ओ बना है दोस्तों जो ये आ प्लस ओ से। तो दोस्तों ये आपका आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ऊ से बना है मिलकर, आ प्लस ऊ से मिलकर बना है आपका ये ओ बन जाता है। तो ये इससे बना है, इसलिए इनका ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि संयुक्त होते हैं, संधि स्वर होते हैं। इसको आपको संधि बताएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ और चर्चा कर लेते हैं इसमें। दोस्तों इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा एक नोट डाल के, पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लिख लेना है, री और री से संबंधित है। आप लिख सकते हैं, महर्षि कात्यायन के अनुसार, महर्षि कात्यायन के अनुसार, कात्यायन के अनुसार री व री परस्पर सवर्णी वर्ण हैं। सवर्णता के आधार पर, सवर्णता के आधार पर री व री के 30 भेद होते हैं, के आधार पर 30 भेद होते हैं। तो आपके इसके 30 भेद हो जाते हैं। महर्षि कात्यायन के अनुसार री व री परस्पर सवर्णी होते हैं, सवर्णी वर्ण होते हैं। सवर्णता के आधार पर री व री के 18 भेद हो जाते हैं। कैसे दोस्तों, क्योंकि री का ह्रस्व दीर्घ होता है, तो री 18 प्रकार होता है। री के ऊपर है री 18 प्लस 12, दोस्तों आपको कहते हैं 30। इस प्रकार इन दोनों के 30 वर्ण हो जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कात्यायन के अनुसार, या वैसे भी कि सवर्णता के आधार पर री व री के भेद होते हैं 30, 50, 40, कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 30। अब दोस्तों ये 18 होते कौन कौन से हैं, आपको ये इसमें चर्चा कर देते हैं कि दोस्तों जो हमारा ये स्वर होता है, इसका ह्रस्व भी होता है, इसका दोस्तों दीर्घ भी होता है, और इसका दोस्तों प्लुत भी होता है। और दोस्तों इसके कुल कितने भेज जाते हैं, ह्रस्व के 3 हो गए। क्यों, क्योंकि 3 उदात्त, अनुदात्त और आपका दोस्तों हो जाता है स्वरित।
3 उदात्त, 3 दोस्तों आपका अनुदात्त, और 3 दोस्तों आपका हो जाता है ये स्वरित। तो दोस्तों ये आपके टोटल हो गए 9, ये आपको हो गए टोटल 9। और दोस्तों आपके 9 हो जाते हैं अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। और दोस्तों 9 आपके हो जाते हैं अनुनासिक, अनानुनासिक जिसको हम बोलते हैं अनानुनासिक, अनानुनासिक वर्ण। दोस्तों ये अब दोस्तों देखिए, ये टोटल आपके वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों ये टोटल हमारे हो गए 18 वर्ण, यही हमारे हो जाते हैं 18। ये इन्हीं का है। ये जो तीनों दोस्तों हमारे होते हैं ये अनुनासिक में आते हैं, और ये जो हमारे इसी के 3 जो 9 बनते हैं निरानुनासिक बनते हैं, जिसको हम अनानुनासिक बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे टोटल 18 भेद हो जाते हैं, 18 प्रकार। अनुनासिक वर्ण ये यही वाला है, मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि सर 3 बार 9 लिखते हैं उसको काउंट करना है, नहीं, यही के तीनों जो बनते हैं ये आपका अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं, और 9 आपका इसी का बनता है निरानुनासिक। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्रयत्न की, उसके बाद दोस्तों इन तीनों पर आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। तब तक के लिए नमो संस्कृताय।